नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे, परिसीमन और पंजाब में किसानों के मसले पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार तक स्थगित। नागपुर हिंसा को लेकर एक्शन में साइबर सेल, भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले अकाउंट्स की पहचान जारी। अब तक 10 मामले दर्ज। आरोपी फहीम समेत 6 लोगों पर देशद्रोह का चलेगा मामला। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के कोर इलाके में घुसी फोर्स, जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेरा। 24 नक्सली ढेर, एक जवान भी शहीद। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सर्विस बंद। भाजपा ने पंजाब की आप सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल। और चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम इंडिया को बीसीसीआई ने दिया बड़ा तोहफा। खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को 58 करोड़ रुपए देने की घोषणा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। डिलिमिटेशन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई। अब कल लोकसभा में बजट पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है। गिलोटिन पारित होना है, इसलिए बीजेपी ने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को शुक्रवार को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। और नागपुर हिंसा से जुड़ी खबर में, नागपुर में दंगों के बाद आज 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है। दंगों के बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कई कड़े उपाय किए हैं। दंगों को भड़काने के मुख्य आरोपी फहीम खान को कल रात शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फहीम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी से दंगों के असल कारणों का खुलासा होगा। इसके अलावा पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन संदिग्धों के खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच की जा रही है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल 650 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न 57 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये गिरफ्तारी दंगों के दौरान किए गए अपराधों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा फैलाने के आरोप में की गई है। साइबर सेल पुलिस ने कुल 174 वीडियो डिलीट किए हैं जो दंगे भड़काने के उद्देश्य से पोस्ट किए गए थे। और नागपुर में भड़की हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। इस बीच डीसीपी नागपुर ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मामले में खुद 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 4 साइबर सेल से जुड़ी हैं, जिसमें मामले से जुड़े वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए हिंसा, अभद्रता और 2 समुदायों के बीच वैमनस्य को भड़काने की कोशिश की गई थी। ये इस मामले में 4 एफआईआर दाखिल हुई हैं, 27/25, 28/25, 29/25 और 30/25। इसमें जो पहली एफआईआर है वो ये है कि जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट का जो वीडियो बनाकर और उसमें इस प्रकार की टिप्पणी कर उसको स्प्रेड किया गया, जिसमें वायलेंस को बढ़ावा दिया गया। उस पर 27/25 ऐसा एफआईआर दाखिल हुआ है। 28/25 जो वायलेंस जो वीडियोज़ हुए, उन वीडियोस को क्लिपिंग बनाकर उसको स्प्रेड किया गया, जिससे कि और फर्दर 2 समुदाय के बीच में वायलेंस हो। और तीसरा है 29/25, जिसमें अभद्र प्रकार के पोस्ट किए गए, जिससे फर्दर वायलेंस को प्रमाण दिया गया। और 30/25 में जो वायलेंस की वीडियोस हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया। उसमें किस प्रकार के एक कैप्शन दिए गए कि अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, और इसकी वजह से और उसको ग्लोरीफाई करके और उसको बढ़ाने के लिए अपील की गई, वो 30/25 में। और इस प्रकार से 4 एफआईआर दाखिल की है। 230 के ऊपर प्रोफाइल्स है जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है। और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। उन सबकी जानकारी हमने
जो थर्ड पार्टीज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उनसे हम लोग मांग रहे हैं और उसमें जिस प्रकार से जैसे जैसे जानकारी हमारे पास आती जाएगी उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। डीसीपी नागपुर ने आगे बताया कि 6 लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर हिंसा भड़काने का काम किया था। देशद्रोह का जो चार्ज डाला गया है वो गुना नंबर 30/25 में डाला गया है, जिसके अंतर्गत जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाए। 6 आरोपी हमने उसमें लिखे, उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। करीब 1 साल से बंद पड़े शंभू अंबाला मार्ग से कंक्रीट के बैरिकेड को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने किसानों के तंबुओं को उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। किसानों को यहां से हटा दिया गया है और पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर किसी को भी किसानों के तंबुओं के पास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं तंबुओं के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। कुछ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खनौरी बॉर्डर से अपने अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। इस समय इलाके में तनाव बना हुआ है और पंजाब पुलिस स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के प्रयास में जुटी है। साथ ही किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पुलिस की भारी तैनाती की गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा के सभी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले देर शाम किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवंत सिंह पंधेर को हिरासत में ले लिया गया। इन्हें मोहाली में उस समय हिरासत में लिया गया जब वे चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने के बाद लौट रहे थे। पंजाब पुलिस की धरना दे रहे किसानों पर एक्शन और शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पंजाब में आप सरकार ने आधी रात को प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन बेदखल किया। अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी, बिजली और वाईफाई मुहैया कराया था, लेकिन अब पंजाब में आप सरकार बुलडोजर चलाकर उनके टेंट और कैंप साइट को गिरा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले किसान आंदोलन के प्रायोजक, किसान संगठनों के स्वयंभू संरक्षक, फॉरेन फंडेड एनजीओ जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित एनजीओ सहित कनाडा स्थित पंजाबी पॉप गायक और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर कूदने वाले इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन कभी किसानों के मुद्दे के लिए थे ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को निशाना बनाने के लिए थे। अन्यथा जब पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों की मांगे जायज़ हैं तो इस पूरी चुप्पी को कैसे समझा जाए, जिन्हें पूरा करने का वादा खुद आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान किया था। पंजाब में किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर से हटाने का कांग्रेस ने भी विरोध किया है। कांग्रेस सांसद गुरदीप सिंह औजला ने कहा है कि किसानों को धरना स्थल से हटाने की घटना की निंदा की। उन्होंने डीडी न्यूज से बातचीत में मांग की कि भगवंत मान सरकार सभी किसानों को दिल्ली छोड़े जहां वे धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। काफी समय से पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे थे और ऐसे में केंद्र सरकार की उन किसान नेताओं के साथ कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कल की जो घटना है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है कि किस तरह से भगवंत मान सरकार ने प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के साथ न सिर्फ धरना हटाया बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया। बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद औजला साहब हैं। औजला साहब, कल की घटना को कैसे देख रहे हैं? मैं निंदा करता हूं कल की घटना को। बुला के किसी को गिरफ्तार करना गलत बात है। तो आप इनको अब गिरफ्तार कर दिया, वो तो दिल्ली जाना चाहते थे। तो मेरी ये मांग है मान सरकार से, अब सबको बसों में बिठाकर दिल्ली जंतर मंतर छोड़ो जहां वो धरना देना चाहते हैं। आप रास्ता लेके जाओ ना, आपके तो आपके पास सरकार है। डेमोन्स्ट्रेशन तो आप हक है, किसी का भी को कर सकता है, तो आप वहां जाइए ना। तो वहां तो आप जा ही नहीं रहे। औजला साहब, एक अहम सवाल खड़ा ये होता है कि लगातार लंबे समय से किसान
धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एमएसपी की मांग कर रहे थे। और इस बीच में जो भगवंत मान है मुख्यमंत्री के तौर पे कई राउंड की बैठक हुई, लेकिन जो चाहते थे किसान नेता उस तरह से वो बैठक को छोड़कर भी चले गए बीच में। उनका ये रवैया कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, जो भी मसला होता है संजीदगी से हल होता है। जो मुखिया होता है उसको सबकी बात सुननी पड़ती है। हर तरह का घर में हर तरह का मेंबर होता है, गुस्से वाला भी होता है, कम गुस्से वाला भी होता है, समझदार भी होता है, नादान भी होता है, लेकिन मुखिया का काम होता है उन सबको लेके आगे चलना। औजला साहब, एक अंतिम सवाल, लगातार कांग्रेस भी किसानों के पक्ष में बात करता रहा है और कई उनकी मांगों का समर्थन भी किया। अब कांग्रेस के नेता के तौर पे कांग्रेस में किस तरह की किसानों के समर्थन में आप खड़े हैं, किस तरह की मांग है? पूरे देश में आज़ादी से पहले आज तक किसान मजदूर के साथ, हर तबके के साथ कांग्रेस खड़ी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करते हैं, डिक्टेटरशिप के हम हक में नहीं हैं। तो यही हम कहते चलते कि अभी आगे भी किसानों की लड़ाई होगी, कुछ भी होगा, हम लोग लड़ेंगे। जिस तरह से पंजाब में किसानों के साथ देर रात जो घटना हुई उसको लेकर कांग्रेस भी खुलकर किसानों के समर्थन में है। कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, दिल्ली। बिहार के भागलपुर में गोलीबारी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के चचेरे भांजे की मौत हो गई है। इस घटना में उनकी चचेरी बहन समेत 2 लोगों को भी गोली लगी है। घायलों को भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना भागलपुर जिले के नवगछिया के जगतपुर की है, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 चचेरे भांजे जयजीत यादव और विकल यादव ने मामूली विवाद में एक दूसरे को गोली मार दी। गोली लगने से विकल की मौत हो गई, जबकि जयजीत की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना ये भी मिल रही है कि नित्यानंद राय की चचेरी बहन के हाथ में गोली लगी है, हालांकि वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 24 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हो गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी के आधार पर दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। दोनों तरफ से ही गोलीबारी अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में नवनिर्मित महिपुरवा तहसील भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां पर आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि महाराज सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की परिणति थी कि 150 वर्ष तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन करने का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। स्वतंत्र भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का नया भारत कतई स्वीकार नहीं कर सकता। एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालाक ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया। पर्यावरण से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान ने कुछ ही महीनों में इतिहास रच दिया है। अभियान के तहत अब तक 126 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। जन जन की भागीदारी के साथ ये महा अभियान अब दुनिया भर में फैल रहा है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जितने प्रयास किए वो अभूतपूर्व हैं। पीएम की ऐसी ही एक अहम पहल रही एक पेड़ मां के नाम अभियान। 5 जून 2024 को लॉन्च इस अभियान ने 10 महीने में ही सफलता की नई गाथा लिख डाली है। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर
अभियान का शुभारंभ करते हुए पीएम ने लोगों से इस पहल का हिस्सा बनने को कहा था। आज इस अभियान में जन भागीदारी बेमिसाल नजर आती है। अभियान के तहत अब तक 126 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। अभियान में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बढ़ चढ़कर भागीदारी देखी गई है। पीएम की पहल केवल भारत नहीं, वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना रही है। हाल ही में मॉरिशस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनके मॉरिशस के समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम ने इस अभियान के तहत पेड़ लगाया। इससे पहले पीएम के गयाना दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली भी अपने परिवार के साथ इस अभियान में शामिल हुए थे। इस पहल के तहत अब तक लगभग 136 देशों में पेड़ लगाए गए हैं। विदेशी धरती पर अभियान के तहत अब तक 27,500 से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये अभियान धरती माता द्वारा प्रकृति के पोषण और हमारी माताओं द्वारा मानव जीवन के पोषण के बीच समानता को दर्शाता है। अभियान हमारी माताओं के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान का प्रतीक और पेड़ लगाकर धरती माँ की रक्षा के संकल्प को भी दिखाता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शानदार जन भागीदारी से न केवल पेड़ लगाने में मदद मिली, बल्कि लोगों को उनकी सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने में भी सहायता मिली है। इससे वृक्षारोपण में एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र भी बन रहा है। भूमि क्षरण को रोकने, सूखे से बचाव और मरुस्थलीकरण को रोकने की दिशा में भी ये बेहद विशाल प्रयास है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना हो या आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को बेहतर जीने लायक बनाना, पीएम की पहल ने जन जन को इस प्रयास से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पूरी दुनिया में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का आधा भारत में होता है। नई दिल्ली में आयोजित डीपीआई कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत में यूपीआई के जरिए हर महीने 16 अरब ट्रांजैक्शन होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस डिजिटल परिवर्तन का काफी गहरा सामाजिक परिणाम सामने आया है। 16 billion transactions happen through UPI. More than half the electronic payment transactions across the world happen in India alone. The social outcomes that have been unleashed by this digital transformation are even more profound. We saw the benefits of digital public infrastructure in full flow, especially during COVID. Nearly $9.3 billion were deposited in the accounts of 420 million beneficiaries using the direct benefits transfer system. Taken together, Jan Dhan, Aadhaar and mobile are known in India as the JAM Trinity. This represents the world's largest financial inclusion program. 19 countries have entered into agreements and understandings with India on the India Stack. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया है कि अमेरिका को यूक्रेन के अहम ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वामित्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के प्रयासों के बीच ट्रंप ने कल ज़ेलेंस्की से करीब 1 घंटा वार्ता की। इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के अनुरोधों और आवश्यकताओं के अनुसार बातचीत की, क्योंकि वह दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वे पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज की ओर से व्हाइट हाउस में जारी बयान के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के कारण इन संयंत्रों को चलाने में बहुत मददगार हो सकता है। ट्रंप ने मंगलवार को पुतिन से यूक्रेन के साथ संभावित आंशिक युद्ध विराम के बारे में बात की। पुतिन ऊर्जा अवसंरचना को निशाना न बनाने पर सहमत हुए, लेकिन 30 दिन के पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन करने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई ने दुबई में इस महीने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 58 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार का ऐलान किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ये पुरस्कार खिलाड़ियों, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ और अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को मिलेगा।
बोर्ड ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि किसे कितना पुरस्कार मिलेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने एक बयान में कहा है कि लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतना खास है और ये पुरस्कार विश्व स्तर पर टीम इंडिया की प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के लिए है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की आज से शुरुआत हो रही है। इस बार इन खेलों में देश भर से करीब 1300 से अधिक खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करण सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मंच सज चुका है और दिल्ली तैयार है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी के लिए। खेलों का आधिकारिक उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। 27 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में 6 पैरा खेलों में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे, जिनमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं शामिल हैं। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करण सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को देश के अंदर कंपटीशन करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश के पैरा एथलीट्स यहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे और एक कंपटीशन से खेलेंगे। देश और दुनिया में पैरा एथलीट्स देश का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में देश भर से 1300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें तीरंदाज हरविंदर सिंह, क्लब थ्रोअर धर्मवीर और हाई जंपर प्रवीण कुमार जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सुशील कुमार, डीडी न्यूज। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी की मौजूदगी में भारत के लोक सेवा प्रसारक यानी प्रसार भारती और जर्मनी के फुटबॉल लीग DFB पोकाल के बीच करारनामा हुआ। इस करारनामे के तहत फुटबॉल लीग DFB पोकाल के पुराने मैचों को दिखाने के साथ ही इस लीग के होने वाले 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच का DD स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही OTT ऐप वेव्स पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। जर्मनी की फुटबॉल लीग DFB पोकाल के साथ में आज प्रसार भारती का एक करारनामा हुआ और इसके तहत जो उनके पुराने सीजन्स के जो कार्यक्रम हुए हैं, जो मैचेस हुए हैं, उनकी हाइलाइट्स हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और साथ ही साथ जो इस सीज़न के जो कार्यक्रम हैं, जिसमें कि उनके लीग मैचेस के बाद जो 2 सेमीफाइनल्स होने वाले हैं और जो फाइनल मैच होगा, उसका हम सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर करेंगे और हमारी जो OTT की ऐप है वेव्स, उस पर भी इसका प्रसारण सजीव किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले महीनों में DFB द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में मिलकर के कुछ नए खिलाड़ियों को चिन्हित करने का एक कार्यक्रम किया जा रहा है और ऐसे करीब 20 खिलाड़ियों को फिर वो अपने खर्चे पर लेकर के जर्मनी जाएंगे, जहां उन बच्चों को ट्रेनिंग होगी, जहां उन बच्चों को वहां के मैचेस में खेलने का अवसर मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि दोनों दृष्टियों से ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात रहेगी। एक तो हमारे जो दर्शक हैं भारत भर में जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी के मैचेस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं जिनका कि फ़ुटबॉल में रुचि है, उनको ट्रेनिंग के लिए और आगे बढ़ने के लिए फ़ुटबॉल को एज अ करियर चाहे कहें या एक पैशन के तौर पर लेने के लिए उनको उसमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।